वो भी क्या दौर था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। दुनिया भर के देश अनाज, मसाले और कपड़ों आदि के लिए भारत पर ही निर्भर थे। अरब व्यापारी, चीनी यात्री, यूरोप के सौदागर, सबके जहाज इसी धरती की खुशबू लेकर लौटते थे। उस वक्त लोग पक्की इमारतों में नहीं बल्कि मिट्टी के कच्चे आशियानों में रहते थे। कुएं, तालाब और नदियों से पानी पिया करते थे। खेती ही जीवन की रीढ़ थी। हल बैलों से चलता था, खेतों में पसीना बहता था, लेकिन उसी पसीने से अन्न उगता था जो पूरे परिवार ही नहीं कई राज्यों का पेट भरता था। प्राचीन भारत के लोग इतने कुशल कारीगर थे कि बिना किसी मशीन की सहायता से खूबसूरत कलाकारी किया करते थे। उस दौर में कई साम्राज्यों ने अपने सिक्के जरूर बनाए थे, मगर ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में सामान के बदले सामान का आदान प्रदान किया जाता था। लेकिन कैसा था प्राचीन भारत और कैसा था भारत के लोगों का जीवन, उनका रहन सहन, काम धंधा और जीवन शैली कैसी थी? जानने के लिए बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम आपकी मुलाकात 100 साल पुराने असली भारत से करवाने जा रहे हैं। अखंड भारत की एक झलक। मित्रों, आज का भारत पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और म्यांमार के कुछ हिस्से सब मिलाकर उस दौर में एक ही संस्कृति और ऐतिहासिक भूमि का हिस्सा थे। एक ऐसी धरती जहां सीमाएं कागज पर नहीं बल्कि सभ्यताओं के दिलों में बनी होती थी। लेकिन इतिहास ने इस धरती को बार बार बांटने का दर्द दिया और आज अखंड भारत कई देशों में बिखर गया है। उस दौर में भारत की आबादी करीब 3 से 4 करोड़ के आसपास थी, जो आज हिसाब से लगभग भले कम लगे, लेकिन उस समय के लिए ये एक विशाल जनसंख्या थी। दूर दूर तक बसे गांव, छोटे छोटे नगर, घने जंगलों के बीच बसी बस्तियां और नदियों के किनारे पनपती सभ्यताएं। हर कोने में जीवन की हलचल थी। राजनीतिक रूप से उस समय भारत एक ही सत्ता के अधीन नहीं बल्कि कई बड़े बड़े राज्यों और सल्तनतों में बटा हुआ था। उत्तर भारत में कभी गजनवी, कभी गोरी और फिर दिल्ली सल्तनत का प्रभाव बढ़ा, जहां गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी जैसे सुल्तानों ने शासन किया। वहीं दक्षिण में चले तो चोल, चेर, पांडे, चालुक्य और राष्ट्रकूट जैसे शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य समुद्र से लेकर पहाड़ों तक अपनी शक्ति का परचम लहरा रहे थे। पूर्व में पाल और सेन वंश थे तो पश्चिम में प्रतिहार और चालुक्य, यानी हजारों साल पहले भारत का कोई एक राज सिंहासन नहीं था बल्कि अनेक राजाओं, अनेक सल्तनतों और अनेक संस्कृतियों से मिलकर बना एक विशाल जीवंत सभ्यता लोक था। रहन सहन, काम धंधा और खान पान। 1000 साल पहले भारत का जीवन की रफ्तार आज की तरह भागती नहीं बल्कि सूरज के उगने और ढलने के साथ चलती थी। ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। कच्ची मिट्टी, लकड़ी और खपरेल से बने घरों में दीवारों पर गोबर और मिट्टी का लेप होता था, जिसमें गर्मी में ठंडक और सर्दी में गर्माहट बनी रहती थी। छतों पर खपरेल की टाइलें और घास फूस बिछी होती थी। दिलचस्प बात तो ये थी कि जहां सीमेंट से निर्मित घरों की आयु 50 वर्ष लगभग होती है, वहीं कुछ ही सालों के बाद इनमें दरारें और सिलन आने लगती है, जबकि प्राचीन समय में चूने और मिट्टी से तैयार मकानों की उम्र तकरीबन 200 से 300 साल हुआ करती थी। पानी के लिए कुएं, तालाब और नदियां ही सहारा थे। रोशनी के लिए तेल के दिए जलते थे और ईंधन के तौर पे लकड़ी, उपले और गोबर का इस्तेमाल होता था। सुबह मुर्गे की बांग और मंदिर की घंटियों के साथ होती थी। पुरुष खेतों या अपने काम धंधे पर निकल जाते, महिलाएं चूल्हा जलाती, पानी भरती, बच्चों को संभालती और घर के साथ साथ खेती में भी हाथ बटाती। बच्चे कभी गुरुकुल में शिक्षा पाते तो कभी अपने माता पिता के साथ काम सीखते। जीवन कठिन था लेकिन प्रकृति के करीब और संतुलित भी। पहनावे की बात करें तो उस दौर में कपड़े मशीनों से नहीं बल्कि हाथों से बुने जाते थे। सूती वस्त्र आम लोगों की पहचान थे, जबकि रेशम और महीन मलमल अमीरों और राजघरानों के लिए होती थी। पुरुष धोती, अंग वस्त्र और पगड़ी पहनते थे। महिलाएं साड़ी या लंबा घाघरा ओढ़नी, पैरों में चमड़ी की सादी चप्पलें या नंगे पांव चलना आम था। सोना चांदी के आभूषण सिर्फ शौक नहीं बल्कि संपन्नता और सामाजिक दर्जे का प्रतीक भी थे। अमीरी और गरीबी का फर्क महलों और झोपड़ियों से लेकर कपड़ों की बुनावट और गहनों की चमक में साफ दिखाई देता था। काम धंधे और अर्थव्यवस्था की रीढ़ खेती और पशुपालन। लगभग 90% आबादी गांव में रहती थी और किसान धरती से अन्न उगाकर पूरे समाज का पेट भरते थे। उनके अलावा कारीगर थे, सुनार, लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, पत्थर तराशने वाले शिल्पी, जिनके हाथों की कला आज भी किलों, मंदिरों की मूर्तियों में जिंदा है। वैद्य लोगों का इलाज करते थे,
गुरुकुलों में आचार्य ज्ञान बांटते और व्यापारी हाट बाजारों और कारवां के जरिए दूर दराज के इलाके तक माल पहुंचा। उस समय भारत कपड़े, मसाले और खान पान की चीजों का इतना बड़ा उत्पादक था कि दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 30% हिस्सा अकेले भारत से जाता था। चीन और यूरोप उसके बाद आते थे। सिक्के सीमित थे, इसलिए ज्यादातर लेन देन वस्तु विनिमय से होता था। अनाज के बदले सब्जी, कपड़े के बदले बर्तन या दूध के बदले घी। पेशे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते थे, जैसे कि सुनार का बेटा सुनार और लोहार का बेटा लोहार बनता था। यही परिवार और समाज की आर्थिक संरचना थी। और अब बात करते हैं भोजन की, जो सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं बल्कि जीवन और स्वास्थ्य का आधार था। रोजमर्रा की थाली में अनाज, दाल, सब्जी, घी, छाछ जरूर होती थी। बाजरा, जौ, गेहूं और चावल मुख्य अन्न थे। दालें शरीर को ताकत देती थीं, घी ऊर्जा और आयुर्वेदिक औषधि माना जाता था। छाछ पाचन के लिए अमृत के समान थी। त्योहारों पर खीर, पूरनपोली, लड्डू, पकवान बनते थे, जिनमें सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि मौसम और शरीर की जरूरतों का भी ख्याल रखा जाता था। आयुर्वेद के अनुसार भोजन को औषधि समझा जाता था, ऐसा खाना जो शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलन में रखे। समाज और संस्कृति। 1000 साल पहले भारतीय परिवारों की व्यवस्था संयुक्त होती थी, जहाँ 3-4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थी। दादा दादी ज्ञान और अनुभव के स्तंभ माने जाते थे। पिता परिवार की जिम्मेदारी संभालते थे और माँ घर की धुरी होती थी, जो रसोई से लेकर संस्कारों तक सब कुछ संभालती थी। बच्चों को बचपन से ही बड़ों का सम्मान, श्रम और इसका महत्व और धर्म कर्म सिखाया जाता था। स्त्रियों की स्थिति समाज में सम्मानजनक तो थी, लेकिन समान नहीं कही जा सकती। एक ओर महिलाएं घर की अर्थव्यवस्था, खेती और कारीगरी में पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर काम करती थीं, वहीं दूसरी ओर उन्हें शिक्षा, निर्णय और स्वतंत्रता के मामले में सीमाओं में बांधकर रखा जाता था। राजघरानों की स्त्रियों को शिक्षा और कला में स्थान मिलता था, लेकिन आम समाज में नारी का जीवन त्याग, सेवा और परिवार तक ही सिमटा हुआ था। न्याय और व्यवस्था की बात करें तो उस दौर में आज की तरह अदालतें नहीं थीं। बड़े अपराधों और राज्य से जुड़े मामलों का फैसला राजा स्वयं करता था, जबकि गांव के छोटे छोटे विवादों पंचों और सरपंचों की पंचायत में सुलझाए जाते थे। वहीं पंचायत न्याय, नीति और सामाजिक संतुलन की रखवाली करती थी। लेकिन इसी समाज का एक कड़वा सच ये भी था कि ऊंच नीच जाति का भेदभाव गहराई में मौजूद था। दलित और शूद्र वर्ग के कई जगहों पर मंदिर, शिक्षा और सार्वजनिक संसाधनों से दूर रखा जाता था। यानी संस्कृति जितनी समृद्ध थी, समाज उतना ही असमान। छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति की लड़की या लड़के से विवाह करने की इजाजत नहीं थी। तब के समाज में लव मैरिज जैसा कोई शब्द नहीं था। उस वक्त सिर्फ अरेंज मैरिज को तवज्जो दी जाती थी, और उसमें भी एक गांव या एक गोत्र के लड़के लड़कियों की शादी आपस में नहीं कराई जाती थी। दोनों का अलग अलग गांव से होना जरूरी था। हालांकि तब सबसे नजदीकी गांव में हमेशा शादी होती थी। उस वक्त शादी समारोह 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1 हफ्ते तक चलते थे। इसका एक अहम कारण ये भी था कि यातायात के साधन बहुत ही सीमित थे। बारात बैलगाड़ियों से निकलती थी। त्योहारों पर पूरा गांव एक परिवार बन जाता था। मेले में दूर दराज से व्यापारी आते, रंग बिरंगे कपड़े, खिलौने और मिठाइयां बिकती। ढोल, मृदंग और वीणा की धुन पर लोकगीत गूंजते, नृत्य होते। कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी जैसे शास्त्रीय नृत्यों और राज दरबारों में फलते फूलते संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं था, साधना भी थी। भक्ति आंदोलन की लहर में मीरा, सूर, कबीर जैसे संतों की वाणी हर गली कूचे में गाई जाती थी। बेशक उस वक्त लोगों के पास काफी सीमित संसाधन थे, लेकिन वह एक खुशहाल और चैन की नींद सोते थे। जबकि आज का इंसान इतना तरक्की करने के बावजूद डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर जैसी कई बीमारियों से पीड़ित है। विज्ञान और तकनीक। मित्रों, हजारों साल पहले का भारत सिर्फ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भी दुनिया से कहीं आगे था। जिस शून्य के बिना आज का गणित, कंप्यूटर और पूरी आधुनिक टेक्नोलॉजी अधूरी है, उसका आविष्कार भारत ने ही दुनिया को दिया। आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त जैसे महान गणितज्ञों ने न सिर्फ शून्य की अवधारणा दी बल्कि दशमलव प्रणाली और जटिल गणनाओं को भी आसान बना दिया। उसी दौर में सुश्रुत जैसे आयुर्वेदाचार्य प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद का ऑपरेशन और हड्डियों की जटिल सर्जरी कर रहे थे। जब दुनिया के कई हिस्सों में इंसानी शरीर को छूना भी पाप माना जाता था, धातु विज्ञान में भी प्राचीन भारत का कोई मुकाबला नहीं था।
दिल्ली का लौह स्तंभ आज भी इस बात का सबूत है कि हजारों साल पहले भारतीय कारीगर ऐसी धातु तैयार कर चुके थे जिस पर जंग तक नहीं लगती। सोना, चांदी, तांबा और कांसे की शुद्धता और उनसे बनी मूर्तियां आज भी वैज्ञानिकों को हैरान कर देती हैं। मंदिरों का निर्माण भी सिर्फ आस्था नहीं बल्कि इंजीनियरिंग का चमत्कार था। बिना सीमेंट और मशीनों के पहाड़ों को काटकर बनाए गए कैलाश मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर और तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि उस दौर में स्थापत्य शास्त्र और संतुलन की समझ कितनी अद्भुत थी। जल प्रबंधन में भी प्राचीन भारत बेहद उन्नत था। बावड़ियां, तालाब, कुएं और नहरों का ऐसा जाल बिछाया गया था कि सूखे इलाकों में भी पानी की कमी न हो। राजस्थान की बावड़ियां और दक्षिण भारत के विशाल मंदिर, टैंक आज भी टिके हुए हैं। समुद्री ज्ञान की बात करें तो भारतीय नाविक और व्यापारी विशाल जहाजों पर सवार होकर अरब, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक व्यापार करने जाते थे। मानसून की हवाओं की दिशा पहचान कर समुद्री यात्रा करना उस समय किसी विज्ञान से कम नहीं था। और फिर आता है खगोल विज्ञान, नक्षत्रों की गणना, ग्रहों की गति और सूर्य और चंद्र की भविष्यवाणी। ये सब भारतीय खगोल शास्त्री सदियों पहले कर चुके थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के गोल होने और अपने अक्ष पर घूमने की बात भी कही थी, जब दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा पृथ्वी को चपटी थाली समझा जाता था। दोस्तों, आखिर में हम 1000 साल पहले के भारत से जुड़े कुछ और रोचक तथ्यों पर नजर डालें तो समझ आता है कि वो दौर सिर्फ महान नहीं बल्कि चमत्कारों से भरा हुआ था। उस समय भारत में नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे, जहाँ एक साथ हजारों छात्र पढ़ते थे और चीन, कोरिया, तिब्बत, फारस जैसे दूर दूर के देशों के लोग यहाँ ज्ञान लेने आते थे। जब यूरोप में पढ़ना लिखना गिने चुने लोगों तक सीमित था, तब भारत में दर्शन, गणित, चिकित्सा, खगोल और व्याकरण की ऊंची परंपरा चल रही थी। कहा जाता है कि उस दौर में भारतीय कारीगर इतना शुद्ध कपड़ा बनाते थे कि ढाका की मलमल से बनी साड़ी अंगूठी के छेद से निकल जाती। भारत की इस्पात इतना मजबूत था कि अरब और रोमन साम्राज्य भी इसे खरीद कर अपनी तलवारें बनाते थे। और हमारे वैद्य ऐसी जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते थे जिनसे असाध्य रोगों का इलाज किया जाता था। लेकिन इस स्वर्णिम भारत की एक सच्चाई ये भी थी कि समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब और शक्ति संघर्ष मौजूद थे। वहीं भव्य मंदिर और महल थे तो कहीं झोपड़ियों में संघर्ष करता जीवन, कहीं ज्ञान की रोशनी थी तो कहीं अंधविश्वास और भेदभाव की छाया। फिर भी इन सब के बीच भारत की आत्मा जिंदा थी। गांव की मिट्टी में, खेतों की खुशबू में, लोक गीतों की धुनों में और त्योहारों की रौनक में। और शायद यही वजह है कि हजारों साल बाद भी अकाल जैसी अनेक कुदरती आपदाओं, आक्रमणों, गुलामी और बंटवारे के बावजूद भारत आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा खड़ा है। वे जड़ें जो हमें उस प्राचीन भारत से जोड़ती हैं जहां जीवन सादा था लेकिन विचार महान, संसाधन सीमित थे लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट और दिलों में उम्मीद थी। तो दोस्तों, आपको प्राचीन भारत के महान इतिहास के बारे में जानकर कैसा महसूस हुआ? और अगर आपको मौका मिले तो क्या आप टाइम ट्रेवल से 1000 साल पीछे जाकर प्राचीन भारत में जीना पसंद करेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करके हर भारतीय तक पहुंचाइए और ऐसे ही दिल छू लेने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।